हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन क्लासेस में। और आप सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः इस एनसीईआरटी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत एवं अभिनंदन है। तो आज की क्लास जो है कक्षा 12 के ज्योग्राफी के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो कक्षा 12 ज्योग्राफी के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये फोर्थ आपकी जो मैराथन क्लास है वो रहने वाली है। इसके पहले हमने 3 जो मैराथन क्लासें हैं वो कंप्लीट कर ली है। उनकी जो प्लेलिस्ट है वो आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास को हम कक्षा 12 की ज्योग्राफी की फोर्थ जो क्लास है, फोर्थ क्लास आपकी प्राथमिक क्रियाएं जो चैप्टर है कक्षा 12 ज्योग्राफी का जो फोर्थ चैप्टर है प्राथमिक क्रियाएं, उस प्राथमिक क्रिया में जितने भी आरबीएससी बोर्ड द्वारा ब्लूप्रिंट जारी है इसमें और जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट क्वेश्चन और कंप्लीट चैप्टर है वो इस क्लास में आपका कंप्लीट होने वाला है। तो सभी को इस लाइव क्लास को ज्वाइन कर लेना है और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है एंड वीडियो को लाइक कर लेना है, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो सभी को इस लाइव क्लास में ज्वाइन कर लेना है। तो सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग और सभी का वेलकम इस लाइव क्लास में। सभी स्टूडेंट्स को लाइव सेक्शन में जुड़ जाना है। तो कक्षा 12 ज्योग्राफी की जो मैराथन क्लास है वो फोर्थ में मैराथन क्लास होने वाली है, जो कि आपका चैप्टर फोर्थ है प्राथमिक क्रियाएं, वो कंप्लीट आपका हो जाने वाला है और उंगलियों पर आपका यह चैप्टर है वो कंप्लीट होने वाला है। तो पूरा आपका जो है वो देखना है, पूरी क्लास को देखना है। तो चलिए आज की जो मैराथन क्लास है इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन पर एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग है जो कि ओपन होके देखने वाली है। तो सभी को एक बार लाइव क्लास को जो ज्वाइन कर लेना है और सभी को गुड इवनिंग, वेलकम सभी स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। चलिए एक बार यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आपकी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो ओपन कर दी गई है। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर जो प्राथमिक क्रिया है उस प्राथमिक क्रिया में यहाँ पर देख सकते हैं आपका जो चैप्टर 4 है, चैप्टर फोर्थ प्राथमिक क्रियाएं, चैप्टर फोर्थ है प्राथमिक क्रियाएं। और प्राथमिक क्रिया में आपका जो ब्लूप्रिंट है वो आरबीएससी ने जो भी ब्लूप्रिंट जारी किया है उस ब्लूप्रिंट पर आधारित जितने भी आपके चैप्टर है, इकाई थर्ड के जितने भी चैप्टर है उस चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो यही रहने वाला है और जितने भी चैप्टर हैं उनकी जो मार्क्स मार्किंग है वो यही रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाएं। प्राथमिक क्रिया के अलावा आपके जितने भी चैप्टर इस फर्स्ट बुक में बनते हैं उन सभी चैप्टर का जो ब्लूप्रिंट है वो इसी तरह रहने वाला है। तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नों का प्रकार है वो किस तरह का रहने वाला है। इकाई थर्ड का, इकाई थर्ड में हम पहला जो चैप्टर है, इकाई थर्ड में पहला चैप्टर है प्राथमिक क्रिया है। तो आपकी बुक के अनुसार देखें तो आपका चैप्टर 4 है और इकाई के अनुसार देखें तो आपका ये प्राथमिक क्रियाएं है वो चैप्टर 1 है। तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि 3 वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन आपके बनेंगे जो कि 1.5 का रहने वाला है। 1.5 का यहाँ पर पूछा गया तो आधे आधे नंबर के जो भी आपके हैं वो क्वेश्चन रहने वाले। आधे आधे नंबर को 3 आप में जोड़ा जाए तो 1.5 आपका जो है वो यहाँ पर बनते हैं। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर वस्तुनिष्ठ इसके नीचे दे सकते हैं 2 क्वेश्चन आएंगे जो कि प्रत्येक क्वेश्चन आधे नंबर का रहने वाला है और 2 क्वेश्चन यानी कि 1 नंबर आपका यहाँ से बन गया। इसके बाद रिक्त स्थान क्वेश्चन, रिक्त स्थान में देख सकते हैं कि 4 क्वेश्चन आएंगे जो कि आधे आधे नंबर के रहने वाले हैं और 2 मार्क्स आपका इसमें से बनने वाला है। इसके बाद बात करें अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन, अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन जो कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने नंबर का रहता है, 1 मार्क्स का रहता है, जो 2 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं और 2 मार्क्स रहने वाले हैं, यानी कि 2 क्वेश्चन यहाँ से बनने वाले हैं। इसके बाद लघुत्तरात्मक की बात करें तो लघुत्तरात्मक यहाँ पर 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और 3 मार्क्स आपका रहने वाला है, यानी कि आपका 1.5 के 2 क्वेश्चन बनने वाला है। इसके बाद 1 क्वेश्चन आने वाला है 1.5 नंबर का। इसके बाद दीर्घउत्तरात्मक आप देख सकते हैं प्राथमिक क्रिया में। तो यहाँ पर ये जो पैटर्न है वो पैटर्न आपका जितने भी बाकी बचे चैप्टर हैं उन सभी का यही आपका ब्लूप्रिंट रहने वाला है। तो सभी स्टूडेंट्स को गुड इवनिंग, वेलकम इस क्लास में। तो सभी को लाइव स्ट्रीम को शेयर कर देना है और अपने फ्रेंड्स को ये जो मैराथन क्लास है उस मैराथन क्लास के बारे में बताना है और सभी को अच्छे मार्क्स आपको प्रिपेयर होंगे इस क्लास से। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप। इसके बाद बात करें निबंधात्मक, तो निबंधात्मक में आपका 1 क्वेश्चन आएगा
जो कि 4 मार्क्स का रहने वाला है। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा जो कि अथवा में आएगा, और दीर्घ उत्तरात्मक यहाँ पर देख सकते हैं 3 नंबर का 1 मार्क्स है जो कि अथवा में आएगा। ये जो स्टार लगाया है इसका मतलब ही आपका है अथवा में क्वेश्चन बनने वाला है। अब इस प्राथमिक क्रिया में हम देखने वाले हैं जो कि आपकी जो मैराथन क्लास है, उस मैराथन क्लास के आधारित ये पूरा चैप्टर है वो आपको उंगलियों पर याद होने वाला है। तो कंप्लीट लाइव क्लास को देखना है, लाइव क्लास को मिस नहीं करना है। अगर आपने मिस की तो आपके ये जो चैप्टर है वो आपको उंगलियों पर याद नहीं होगा। तो जिसने भी ये पूरी क्लास देख ली उनके जो इस चैप्टर को कंप्लीट हो जाएगा, और आपकी एग्ज़ाम के बाद आपको ये चैप्टर देखना नहीं पड़ेगा। तो इसी क्लास में आपको इस चैप्टर को याद करते रहना है और इस क्लास को अटेम्प्ट करना है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं पूछे। तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो यहाँ पर पहला है कृषि व पशुपालन, सेकंड है भोजन संग्रह व आखेट, तीसरा है मत्स्य पालन व मुर्गी पालन, चौथा है वानिकी व खनन। तो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है वो आपकी है भोजन संग्रह एवं आखेट, जो कि प्राचीनतम काल से चली आ रही है, जिसे हम प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कहते हैं। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है रोपण कृषि नहीं है। ऐसी कौन सी कृषि है जो कि रोप के नहीं की जाती है? तो चाय, कॉफ़ी, चना या गन्ना। तो इसमें आपका सेकंड को आंसर आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। सभी को इस लाइव क्लास के कमेंट सेक्शन में बताना है कि रोपण कृषि की फसल नहीं है। तो कई स्टूडेंट्स से बताया हाँ, सभी का जो है वो करेक्ट आंसर है चना। चना जो है वो रोपण कृषि नहीं है। तो यहाँ पर आपको नहीं है ये पूछा है, तो रोपण कृषि चना है, जो कि चाय है वो रोपण कृषि है, कॉफ़ी है जो कि रोपण कृषि है, एवं गन्ना है जो कि रोपण कृषि है। तो इसमें आपको देखना है। इसके बाद है तीसरा क्वेश्चन है वो यहाँ पर पूछा गया है कि खट्टे फल हैं उन फलों की भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। यहाँ पर नहीं है पूछा है, तो पूर्वी एशिया, दक्षिण एशिया, उत्तरी अफ्रीका या दक्षिणी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। तो तीसरे का आपको सभी को आंसर बताना है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पूर्वी एशिया। तो पूर्वी एशिया जिसने भी इसका आंसर बताया है, और आंसर इसका करेक्ट होने वाला है पूर्वी एशिया, जो कि खट्टे फलों की भूमध्य सागरीय कृषि का प्रमुख क्षेत्र नहीं है। इसके बाद दक्षिण यूरोपीय है वो खट्टे फलों की भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है। इसके बाद उत्तरी अफ्रीका है वो भी खट्टे फलों की जो भूमध्य सागरीय कृषि का क्षेत्र है। इसके बाद दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया भी है। इसके बाद चौथा आंसर यहाँ पर देख सके कि यहाँ पर पूछा गया है कि अमीन कृषि की जाती है। जो अमीन कृषि है वो कहाँ पर की जाती है? तो उत्तर प्रदेश में की जाती है, पंजाब में, बिहार में या असम में की जाती है। तो ये जो अमीन कृषि है वो असम में की जाती है। तो जिसने भी डी आंसर बताया असम आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। तो डी जिसने भी आंसर बताया उन सभी का आंसर है वो सही होने वाला है। इसके बाद पाँचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि पाँचवा का क्वेश्चन आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित किन राज्यों में कौन सा कपास उत्पादक नहीं है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित राज्यों में कौन कपास उत्पादक नहीं है। तो कपास उत्पादक पूछा गया है तो आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो आपको बताना है निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा कपास उत्पादक नहीं है पूछा है। तो पांचवे का आंसर आपको बताना है कि इसमें से कौन सा है जो कि कपास उत्पादक नहीं है। तो छत्तीसगढ़ है वो कपास उत्पादक नहीं है। तो करेक्ट आंसर है वो सभी का है डी। जिसने भी डी आंसर बताया उन सभी का जो आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद बात करें तो छठा क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि शुष्क कृषि निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती है। तो शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल है वो नहीं बोई जाती है। तो यहाँ पर पूछा गया है, पहला आंसर है यहाँ पर आपका रागी, ज्वार, मूंगफली या गन्ना। तो आपको इसमें से करेक्ट आंसर है वो बताना है। तो शुष्क कृषि है वो निम्न में से कौन सी फसल है वो नहीं बोई जाती है। तो रागी, ज्वार, मूंगफली, गन्ना। तो करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो छठे का आपको सभी को बताना है। तो बी आंसर है ज्वार, इसका करेक्ट आंसर रहने वाला। इसके बाद बात करें सातवां क्वेश्चन। तो सातवां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि चलवासी जो पशुचारक हैं उन पशुचारकों का जो पर्वतीय मैदान है उसमें प्रवास क्या कहलाता है। तो जो चलवासु पशुपालन है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं, जो कि अपनी जो पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन को खिलाने के लिए वो जाते हैं। तो जिसे हम पहला यहाँ पर पूछा गया आर्थिक प्रवास कहाँ जाता है, क्षेत्रीय प्रवास कहाँ जाता है, ऋतु प्रवास कहाँ जाता है या अस्थायी प्रवास कहाँ जाता है।
तो यहाँ पर ऋतु प्रवास है वो कहा जाता है कि ऋतु के अनुसार एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, ये पशुचारण वाले लोग हैं वो जाते हैं। इसके बाद है कपास। कपास उत्पादक का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र बताना है। तो कपास उत्पादक का जो सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है वो दक्कन क्षेत्र है, उत्तरी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है या पूर्वी क्षेत्र ही है। तो यहाँ पर कपास का उत्पादन क्षेत्र सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र पूछा गया, तो दक्कन क्षेत्र है वो कपास उत्पादक का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो दक्कन क्षेत्र इसमें आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का आंसर करेक्ट होने वाला है। तो कंप्लीट क्लास को देखना है, जिसने भी इस क्लास को देख लिया उनके सभी यहाँ पर पूरा चैप्टर ही आपका प्राथमिक क्रिया वाला वो कंप्लीट होने वाला है। और बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से ये जो चैप्टर है प्राथमिक क्रिया ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका चैप्टर होने वाला है, क्योंकि अधिकतर क्वेश्चन है वो इसी चैप्टर में से आते हैं। आपका वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन हो गया, रिक्त स्थान, अतिलघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक एवं निबंधात्मक जो क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन भी इसी चैप्टर में से आता है। तो कंप्लीट क्लास को देखना है। इसके बाद है आठवां यहाँ पर देख सकते हैं कि कपास उत्पादक का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है दक्कन क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र या पूर्वी क्षेत्र। तो दक्कन क्षेत्र है वो करेक्ट आंसर अभी देख लिया था हमने। इसके बाद नवा पूछा गया है। नवा भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो भारत का जावा है वो किस क्षेत्र को कहा जाता है। तो रुड़की को कहा जाता है, गोरखपुर को कहा जाता है, शाहजहाँपुर को कहा जाता है या बरेली को कहा जाता है। तो इसी का आंसर आपको बताना है। तो बी आपका जिसने भी बताया गोरखपुर का आंसर है वो करेक्ट होने वाला है, जिसे भारत का जावा के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत का जावा किस क्षेत्र को कहा जाता है, तो गोरखपुर को कहा जाता है। तो ये एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यही आपके जो एग्जाम में बार बार क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद है इसी तरह आपको मेहनत करते रहना है, इसी तरह सभी का आंसर है वो कमेंट सेक्शन में बताते रहना है। तो यहाँ पर 10वां क्वेश्चन देख सकते हैं, निम्न में से कौन सा सिंचित क्षेत्र में भूमि निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। तो निम्न में से कौन सा है वो सिंचित क्षेत्र है जो भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है। अवनालिका अपर्दन, वायु अपर्दन, मृदा लवणता या भूमि पर स्विप्त का जमाव। तो इस तरह आपको 10वें का आंसर बताना है। तो निम्न में से कौन सा जो सिंचित क्षेत्र है जो भू निम्नीकरण का मुख्य प्रकार है, तो इसमें आपको आंसर बताना है 10वें का। तो अवनालिका जो अपर्दन है वो इसका करेक्ट आंसर होने वाला है। इसके बाद वायु अपर्दन आपका नहीं है, मृदा लवणता और भूमि पर सिल्ट का जमाव ये भी आपका आंसर नहीं होने वाला। 11 क्वेश्चन जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में कपास की खेती के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो है वो बताना है आपको। तो सर्वाधिक उपयुक्त है, तो भारत की मिट्टियों में कपास की खेती के लिए सबसे महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी मानी जाती है, तो लेगुन मिट्टी, इसके बाद लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लाल मिट्टी। तो आपको इसका आंसर बताना है रेगुल मिट्टी, जो कि आपकी करेक्ट आंसर होने वाला है। तो जिसने भी ए आंसर बताया उन सभी का आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने वाला है। हाँ, कई स्टूडेंट ने रेगुल मिट्टी बताया, चलिए उन सभी का आंसर है वो यहाँ पर करेक्ट होने। इसी तरह आपको एक एक नंबर अपने झोली में भरते रहना है, और इसी तरह आपकी एग्ज़ाम में भी इसमें से ही आपको अधिकतर क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो ये पूरा चैप्टर आपका इसी में आ गया, तो इसी क्लास को आपको कंप्लीट देखते रहना है। इसके बाद है बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है। तो बीटल नामक जो कीड़ा है वो 12वें का आपको आंसर बताना। तो बीटल नामक कीड़ा किस फसल के बगान में लगता है, तो इसका है वो करेक्ट आंसर है रबड़। जो रबड़ है वो बीटल नामक कीड़ा की फसल में लगता है। इसके बाद है 13वां क्वेश्चन, नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहाँ अवस्थित है। तो यहाँ पर 13वें का आंसर आपको बताना है कि जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो कहाँ अवस्थित है। तो 13वें का आंसर बताना है कि नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वो केरल में अवस्थित है। तो जिसने भी केरल में बताया वो उनका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखिए, तो निम्नलिखित में कौन सी मूंगफली का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। तो यहाँ पर पूछा गया कि मूंगफली का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो कौन सा है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र बताया गया, गुजरात, बिहार और राजस्थान। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है बिहार। सी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादा मूंगफली का जो उत्पादन है वो किया जाता है। कहाँ पर किया जाता है, बिहार में ज़्यादा उत्पादन है वो किया जाता है। इसके बाद 15वां क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि पूछा गया है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ऐसी कौन सी फसल है जिसे उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो युद्ध, कपास, गेहूँ या गन्ना। तो उजला सोना के नाम से किसे जाना जाता है, तो बी आपका करेक्ट आंसर होगा कपास, जिसे उजला सोना के नाम से भी जाना जाता है। तो कपास जिसने बी आंसर बताया उन सभी का आंसर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि
16वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय कृषि की समस्या है। तो आपकी इसमें से आपको भारतीय कृषि की जो समस्या है इसको बताना है। तो ऐसी कौन सी इसमें से, ए है निम्न उत्पादकता, बी है विखंडित, तीसरा है अनियमित मानसून और उपयुक्त सभी। तो निम्न उत्पादकता के कारण भी और विखंडित, ये भी भारतीय कृषि की समस्या है, और अनियमित मानसून ये भी भारतीय कृषि की समस्या है। तो उपयुक्त सभी आपका इसमें करेक्ट आंसर रहने वाला है। जिसने भी डी आंसर बताया उपयुक्त सभी, इन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद 17वां क्वेश्चन देखिए, तो भारत में गेहूं उत्पादक की में अग्रणी राज्य कौन है। तो भारत में गेहूं उत्पादक जो सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन करता है वो राज्य कौन सा है। तो उत्तर प्रदेश है, वो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन करता है। तो मध्य प्रदेश नहीं है, पंजाब नहीं है, हरियाणा और उत्तर प्रदेश है, वो आपका करेक्ट आंसर रहने वाला है। यानी कि उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्पादन राज्य कहलाता है। इसके बाद 18 क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टिक लगा देना है कि भारत में किस राज्य को बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली प्रसिद्ध है। तो भारत के किस राज्य में जो बॉस ड्रिप प्रणाली है, बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली है, वो प्रसिद्ध है। तमिलनाडु, मेघालय, बिहार या पंजाब। तो मेघालय है वो इसका करेक्ट आंसर है। तो मेघालय राज्य है जिसमें बॉस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के नाम से जाना जाता है, जो कि प्रसिद्ध है। इसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है। ऐसा कौन सा भारत में नीली क्रांति से संबंधित है, बागवानी, पुण्य कृषि, रेशम उत्पादन या मत्स्य पालन। तो मत्स्य पालन है वो भारत में नीली क्रांति के से संबंधित है। तो भारत में नीली क्रांति से संबंधित कौन है, तो मत्स्य पालन है वो भारत में नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। इसके बाद है ब्राज़ील में कॉफ़ी को बगानों को क्या कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार बोर्ड एग्जाम में रिपीट हो रहा है और ये एग्जाम में आपका आ सकता है। तो ब्राज़ील में कॉफ़ी के बगानों को क्या कहा जाता है, तो फेजेंडा आपका करेक्ट आंसर। और इसके ऑपोजिट भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि फेजेंडा को किस क्षेत्र में कॉफ़ी का बगान, यहाँ पर पूछ सकता है कि फेजेंडा कॉफ़ी को बगान क्या कहा जाता है। तो ब्राज़ील को कहा जाता है फेजेंडा। तो यहाँ पर आपका इससे आपका ऑपोजिट क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसके बाद है क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। यहाँ पर पूछा गया है कि प्राथमिक व्यवसाय कौन सा है, वो नहीं है। तो आखेट, भोजन संग्रह, परिवहन या कृषि। आप इसमें देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में आपके जो बुक है उसके फ्रंट पेज पर यह छपा है कि आखेट, भोजन संग्रह या कृषि। में परिवहन आपका आंसर नहीं है, जो कि प्राथमिक व्यवसाय नहीं है। तो प्राथमिक व्यवसाय पूछा है तो आखेट है, भोजन संग्रह है, कृषि है, तो परिवहन है वो नहीं है। तो आपका इसमें करेक्ट आंसर बताना है। जिसने भी आंसर बताया है उसका करेक्ट आंसर है। हाँ, कई स्टूडेंट ने आंसर बताया है। हाँ, आप सभी का जो है वो आंसर है वो करेक्ट होने वाला है। इसके बाद 22वां जो मैक्सिमो जनजाति है, उस मैक्सिमो जनजाति द्वारा निम्न में से कौन सा व्यवसाय किया जाता है। मैक्सिमो जो जनजाति है उस जनजाति का जो मुख्य व्यवसाय है वो कौन सा है, आखेट है, खनन है, पशुपालन है या कृषि है। तो 22वां का आंसर आपको बताना है। जिसने भी 22वां का आंसर बता दिया उनका आंसर करेक्ट होने वाला है। इसके बाद आखेट जो है वो मैक्सिमो जनजाति द्वारा जो व्यवसाय है वो किया जाता है। इसके बाद स्थानांतरण कृषि को मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है। तो जो स्थानांतरण कृषि है उसको मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है। तो करेक्ट आंसर है मिल्पा। जुमिंग के नाम से नहीं जाता, लद्दाख के नाम से नहीं जाता, इनमें से कोई नहीं, तो मिल्पा के नाम से जाना जाता है। इसके बाद 24वां क्वेश्चन है वो है निम्न में से एकल कृषि नहीं है। इसमें से कौन सी है जो कि एकल कृषि नहीं है। तो डेयरी कृषि, निर्माण कृषि, भूमध्य सागर कृषि या सामूहिक कृषि। सामूहिक कृषि है जो कि एकल कृषि नहीं है। इसके बाद डेयरी कृषि है जो कि एकल कृषि है, निर्माण कृषि है जो कि एकल कृषि है, भूमध्य सागरीय कृषि है जो कि एकल कृषि है, सामूहिक कृषि है वो सामूहिक रूप में की जाती है, इसलिए ये एकल कृषि के रूप में नहीं आती। इसके बाद 25वां क्वेश्चन देखिए, तो किस प्रकार की कृषि में केवल सब्जी की खेती की जाती है। तो इसमें आपने पढ़ा होगा डेयरी कृषि नहीं है, तरंग कृषि जिसे कृषि में केवल सब्जी की खेती है वो की जाती है, रोपण कृषि नहीं है और मिश्रित कृषि नहीं है। तो करेक्ट आंसर है वो आपका है ब आपका करेक्ट आंसर है वो है तरंग कृषि को आपका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है। तो विस्तृत वाणिज्य और अनाज कृषि की मुख्य फसल क्या है। तो बाजरा है, चावल है, मक्का है या गेहूँ है। तो 26वें का सभी को आंसर बताना है। तो करेक्ट आंसर है वो आपका है गेहूँ। जिसने भी गेहूँ आंसर बताया उन सभी का आंसर बताना है। आप करेक्ट है, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो मुख्य फसल है वो है गेहूँ। आंसर करेक्ट आंसर। जिसने भी आंसर बताया उनका सभी का करेक्ट आंसर। अब देखें तो रिक्त स्थान क्वेश्चन आपके बन जाते हैं।
तो रिक्त स्थान क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं, रिक्त स्थान क्वेश्चन। अब यहाँ पर आपके रिक्त स्थान क्वेश्चन आ गए हैं, तो सभी को रिक्त स्थान क्वेश्चन का पहला क्वेश्चन आपको पढ़ना है। सभी को ये क्वेश्चन का आंसर आता होगा कि मानव के वे क्रियाकलाप जिनसे आय प्राप्त होती है उन्हें क्या कहा जाता है। जो मानव वो क्रियाकलाप करते हैं, जो कार्य करते हैं जिससे क्या प्राप्त होता है, वो पैसा प्राप्त होता हो, पूंजी प्राप्त होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है आर्थिक क्रिया। इसके बाद सेकंड है कि डैश डैश क्रिया जो प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर होती है। ऐसी कौन सी क्रिया है जो पर्यावरण पर निर्भर होती है, तो प्राथमिक क्रिया है वो पर्यावरण पर निर्भर होती है। इसके बाद है प्राथमिक क्रियाकलाप करने वाले लोग जिनका कार्य क्षेत्र अपने घर से बाहर होता है, यानी कि ऐसे जो प्राथमिक क्रिया करने वाले लोग जो अपना घर का जो क्षेत्र है वो अपने कार्य क्षेत्र से कहीं दूर होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, लाल कॉलर श्रमिक के नाम से जाना जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो लाल कॉलर श्रमिक। जिसने भी लाल कॉलर श्रमिक आंसर बताया उन सभी का आंसर करेक्ट होने वाला है। सभी को एक बार लाइव क्लास में जुड़ जाना है। जो नए स्टूडेंट है सभी को वेलकम, गुड इवनिंग। चलिए इसके बाद है चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन को सभी को देखना है कि पुष्प उत्पादन में विशिष्टि रखने वाला यूरोपीय देश डैश डैश है, यानी कि पुष्प उत्पादन में विशिष्टीकरण रखने वाला जो देश है वो कौन सा है। तो नीदरलैंड है, वो पुष्प उत्पादन की दृष्टि से है वो सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो है नीदरलैंड। तो जिसने भी नीदरलैंड आंसर बताया है उसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है कि पशुपालन को कितने वर्गों में बांटा गया है। तो पशुपालन है उसको 2 वर्गों में बांटा गया है। इसके बाद छठा है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में डैश डैश की फसल उगाई जाती है, यानी कि जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है उसमें किस प्रकार की जो फसल है वो उगाई जाती है। तो गन्ने की कृषि है वो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में की जाती है। इसके बाद है जहाँ डैश डैश जहाँ व्यावसायिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य है, यानी कि 7वें का आपको आंसर बताना है। डेनमार्क है, उस डेनमार्क जहाँ व्यावसायिक रूप से प्रत्येक किसान क्या सहकारी समिति का सदस्य रहता है। तो डेनमार्क जहाँ पर व्यावसायिक रूप से प्रत्येक किसान सहकारी समिति का सदस्य रहता है। इसके बाद 8वां क्वेश्चन, जहाँ क्या वो सब्जियों की खेती है वहाँ ट्रक बाजार के मध्य दूरी रात भर तय करते हैं, जिन्हें क्या कहता है, तरंग कृषि के नाम से जाना जाए। ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है कि तरंग कृषि किसे कहते हैं। हमने वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन में भी देखा था कि जहाँ केवल सब्जियों की खेती वहाँ तरंग बाजार के मध्य दूरी रात भर तय करते, जिसे हम तरंग कृषि कहा जाता है। इसके बाद क्वेश्चन है कि गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल है। तो गहन निर्वाह कृषि की यहाँ पर आपको मुख्य फसल बताना है। तो गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल क्या है, सोयाबीन, जो कि गहन निर्वाह कृषि की मुख्य फसल के नाम से भी जाना जाता है। जिसने भी सोयाबीन आंसर बताया उन सभी का करेक्ट आंसर। इसके बाद 9वां क्वेश्चन जो कि आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टिक लगा लेना। ये क्वेश्चन बार बार आता रहता है कि रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को क्या कहा जाता है। तो रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है। तो रूस में की जाने वाली सामूहिक कृषि को कलखोज के नाम से भी जाना जाता है। तो कलखोज जिसने भी आंसर बताया उनका करेक्ट आंसर है। इसके बाद है चलवासी जो पशुचारण एक प्राचीन डैश डैश व्यवसाय रहा। तो ये इसका आंसर जीवन निर्वाह जो व्यवसाय है वो रहा है। तो चलवासी पशुपालन का एक प्राचीन से जीवन का जो निर्वाह है वो व्यवसाय रहा है। इसके बाद आदिकालीन समाज जंगली पशुओं पर जो है वो निर्भर रहता था। तो इसका करेक्ट आंसर है पशुओं पर। तो आदिकालीन जो मानव थे वो क्या करते थे, पशुओं को मारकर अपना जो जीवन यापन है वो करते थे। इसके बाद आपका अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन। अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन को सभी को पढ़ना है। सभी को एक बार अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पढ़ना है। सभी को पढ़ना है। पहला क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक का है, यहाँ पर देख सकते हैं आप कि आर्थिक क्रिया, यहाँ पर अति लघुत्तरात्मक क्वेश्चन है। ये भी आपकी प्राथमिक क्रिया में चैप्टर में आता है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि आर्थिक क्रिया के प्रमुख वर्ग कौन कौन से हैं। आर्थिक क्रियाओं के जो प्रमुख वर्ग है वो यहाँ पर पूछा गया है। तो प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम, ये जो है वो आर्थिक क्रिया के प्रमुख वर्ग है। कौन कौन से, प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और चतुर्थक। इसमें से आपके प्राथमिक क्रिया का जो चैप्टर है वो चल रहा है। द्वितीय क्रिया का अगली मैराथन क्लास में चलेगा। इसके बाद तृतीय क्रिया का भी चलेगा, चतुर्थ और पंचम में भी चलेगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख सकते हैं आप, किन्हीं 4 प्राथमिक, यहाँ पर पूछा गया है कि किन्हीं 4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम लिखिए। किन्हीं 4 प्राथमिक क्रियाओं के आपको नाम बताने। तो शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुचारण और आखेट, जो कि
4 प्राथमिक क्रियाओं के नाम हैं। कौन कौन से हैं? शिकार करना, भोजन संग्रह, पशुपालन और कृषि। इसके बाद क्वेश्चन है आपका तीसरा क्वेश्चन अति लघुत्तरात्मक का, झेपोटा वृक्ष। झेपोटा जो वृक्ष है उस वृक्ष को वृक्ष के दूध से बनता है। झेपोटा वृक्ष, यहाँ पर पूछा गया कि झेपोटा वृक्ष के दूध से क्या बनता है? तो झेपोटा वृक्ष से च्युइंगम का जो चिकल है वो बनता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो झेपोटा वृक्ष से क्या बनता है? तो झेपोटा वृक्ष से च्युइंगम का जो चिकल है वो बनता है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन, ऋतु प्रवास। ऋतु प्रवास किसे कहा जाता है? ऋतु प्रवास पूछा गया है। तो ग्रीष्म काल में मैदानी भागों में, जो ग्रीष्म काल है उस ग्रीष्म काल में मैदानी भागों से पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा शीतकाल में पर्वतीय भागों में मैदानी चारागाहों की ओर जो पशुचारण होने का जो प्रवास है उसे ऋतु प्रवास कहा जाता है। यानी कि ग्रीष्म काल में मैदानी भागों में तथा पर्वतीय चारागाहों की ओर तथा जो शीतकाल है यानी कि सर्दियों की मौसम में पर्वतीय भागों से मैदानी चारागाहों की ओर जो पशुचारण अपने प्रवास करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं? ऋतु प्रवास। ऋतु के अनुसार अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करना जिसे ऋतु प्रवास के नाम से जाना जाता है। इसके बाद पांचवा क्वेश्चन है। पांचवा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में कौन सी जाति समूह ऋतु प्रवास करते हैं? तो भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो गुज्जर एवं बकरवाल, गद्दी और भूतिया लोगों के समूह जो है वो ऋतु। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है कि भारत में हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में जो कौन सी जाति है, जो जाति है वो समूह के अनुसार जो है वो ऋतु प्रवास करती है। तो यहाँ पर पूछा गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, भूतिया लोगों के समूह है वो ऋतु प्रवास करते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक बार टिक लगा देना, ये क्वेश्चन आपके आ सकता है। तो ये जो जनजाति है उस जनजाति के जो नाम है वो आपको याद रखना है। इसके बाद छठा क्वेश्चन है कि कौन सी गतिविधि पंचमी संस्कृति से प्रभावित है? तो ऐसी कौन सी जो गतिविधि है जो पंचमी संस्कृति से प्रभावित है? तो वाणिज्य पशुधन पालन है, ये जो गतिविधि है वो पंचमी संस्कृति से क्या है? प्रभावित है। तो यहाँ पर इसी तरह आपको सभी के आंसर बताते रहने हैं और इसी तरह आपको अपने एग्ज़ाम में अच्छा प्रिपरेशन करना है। इसी तरह आप आंसर बताते रहेंगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बना रहेगा। तो यहाँ पर सातवां क्वेश्चन देख सकते हैं। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता है वो बताइए। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जो प्रमुख समस्या है, विशेषता पूछा गया है, सॉरी। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? तो इसमें भूमि का जो गहन उपयोग होता है, यानी कि भूमि का जो है वो गहन उपयोग किया जाता है तथा मशीनों की तुलना मानवीय श्रम का महत्व अधिक होता है। यानी कि मशीनों का उपयोग कम एवं जो मानवीय श्रम है उनका उपयोग है वो ज़्यादा किया जाता है। इसके बाद आठवां क्वेश्चन देख सकते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, तो ये क्वेश्चन देख सकते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की प्रमुख विशेषता क्या है? विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि की जो प्रमुख विशेषता है वो ये है कि वृहद आकार में खेतों में मशीनों द्वारा, वृहद आकार में जो मशीन है उन मशीनों के द्वारा कृषि की जाती थी। यानी कि इस कृषि में क्या किया जाता है कि वृहद आकार में खेतों से में मशीनों द्वारा है वो इसका कृषि की जाती है। इसमें प्रति एकड़ उत्पादन कम होता है एवं प्रति व्यक्ति आय उत्पादन है वो अधिक होता है। यानी कि प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होता है और प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अधिक होता है। इसके बाद नौवां क्वेश्चन है मिश्रित कृषि। तो मिश्रित कृषि है उस कृषि की आपको विशेषता बतानी है। तो मिश्रित कृषि में कृषि की फसलों के उत्पादन तथा पशुचारण दोनों समान महत्व दिया जाता है। यानी कि मिश्रित कृषि में कृषि फसलों के उत्पादन तथा पशुचारण दोनों समान महत्व दिया जाता है। तो इसमें मिश्रित कृषि और पशुचारण को दोनों को समान महत्व दिया जाता है। तो ये इनकी विशेषता है। इसके बाद वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र आपको बताने हैं। तो उनके क्षेत्र आपको याद करने हैं। उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप याद रखना है। इसी क्लास में आपको इस क्वेश्चन को याद करते जाना है। तो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, इसके बाद तस्मानिया वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र हैं वो प्रमुख क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिण पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। तो ये आपके वाणिज्य डेयरी कृषि के प्रमुख क्षेत्र हैं। इसके बाद है 11वां क्वेश्चन, सहकारी कृषि किसे कहा जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। सहकारी कृषि कैसी कृषि है? सहकारी कृषि। तो जब कृषकों का एक समूह जो होता है वो अपनी भूमि पर एक
भूमि पर अधिक से लाभ कमाने के लिए स्वेच्छा से एक सरकारी जो संस्था बनाकर, कैसी सहकारी संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, जिसे सहकारी कृषि कहा जाता है। यानी कि यहाँ पर पूछा गया है सहकारी कृषि। सहकारी से ही आपको याद रखना है कि जो कृषकों का जो एक कृषक है, जब एक समूह अपनी भूमि से अधिक लाभ कमाने के लिए सहकारी संस्था बनाकर जो कृषि करता है, जिसे हम सहकारी कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है खनन की विधियाँ। खनन की 2 विधियाँ हैं, आपने देखा होगा कि कुप्की खनन और भूमिगत खनन। धरातलीय खनन, भूमिगत खनन कौन सा है? धरातलीय खनन या भूमिगत खनन, जिसे कुप्की खनन के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं कि 13वां क्वेश्चन, कुप्की खनन का प्रयोग कब किया जाता है? कुप्की खनन का प्रयोग कब किया जाता है? तो जब अयस्क धरातल के नीचे गहराई से में होता है, यानी कि जो भी धातु है वो धातु धरातल के अंदर होती है, और इस धरातल को आपको वस्तुओं को निकालने के लिए कुप्की खनन विधि का प्रयोग किया जाता है। यानी कि जो अयस्क है वो धरातल के नीचे गहराई में स्थित होते हैं, और स्थित होने के कारण उसको निकालने के लिए कुप्की खनन का जो है वो उपयोग किया जाता है। इसके बाद 14वां क्वेश्चन है विश्व के विकासशील राष्ट्रों में खनन कार्य सफलतापूर्वक क्यों संचालित हो रहा है? यानी कि विश्व के जो विकासशील राष्ट्र हैं उसमें जो खनन कार्य है वो खनन कार्य सफलतापूर्वक क्यों संचालित हो रहा है? तो क्योंकि विश्व के जो विकासशील राष्ट्र हैं उन राष्ट्रों में पर्याप्त संख्या में सस्ते खनन एवं जो श्रमिक है वो आसानी रूप से जो उपलब्ध है वो हो जाते हैं। यानी कि जो विश्व के जो विकासशील जो राष्ट्र है उस राष्ट्र में जो खनन कार्य है वो सफलतापूर्वक हो जाता है। यानी कि वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर जो श्रमिक है वो सस्ते रूप में मिल जाते हैं और आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, जिसके कारण जो खनन कार्य में उन देशों में कम श्रम मूल्य का व्यय है वो करना पड़ता है। यानी कि श्रम पर मूल्य का व्यय है वो कम करना पड़ता है। यानी कि आसानी से रूप से जो खनन कार्य पर जो लगने वाले श्रमिक है वो मिल जाते हैं। 15वां क्वेश्चन, वर्तमान में चलवासी पशुचारों की संख्या घटने के आपके कोई 2 कारण। जो चलवासी पशुचारण है उन पशुचारों की घटने की कोई 2 कारण आपको बताना है। तो राजनीतिक सीमाओं का अधिरोपण, यानी कि राजनीतिक जो सीमाएं हैं उनका जो अधिरोपण हो गया है, जिसके कारण से जो पशुचारण है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ऋतु के अनुसार प्रवास नहीं कर पाते। इसके बाद कई देशों द्वारा नई बस्तियों की योजना बनाना है, यानी पर कई जहाँ पर जो पशु होते हैं वहाँ पर जहाँ पर अपना चारा ढूंढते थे वहाँ पर क्या हो गया, नई बस्तियों का जो है वो निर्माण हो गया, जिसके कारण वहाँ पर जो अधिक रूप में जो चारागाह है वो नहीं मिल पाता है। इसके बाद है लघुतरात्मक क्वेश्चन आपके आ गए। लघुतरात्मक क्वेश्चन, तो लघुतरात्मक क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि विश्व में संग्रहण के कौन कौन से क्षेत्र हैं। यहाँ पर संग्रहण के क्षेत्र पूछा गया है, तो आपको याद रखना है। तो उच्च अक्षांश के क्षेत्र उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, ये जो हैं ये विश्व के जो संग्रहण के क्षेत्र हैं कौन कौन से? उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली, ये उच्च अक्षांश है। एवं निम्न अक्षांश में देखिए तो यहाँ पर देख सकते अमेजन बेसिन एवं उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिणी पूर्वी एशिया, ये जो है विश्व के जो संग्रहण के क्षेत्र है। कौन कौन से हैं? एक बार फिर से उच्च अक्षांश और निम्न अक्षांश को याद रखना है। उच्च अक्षांश के उत्तरी कनाडा, उत्तरी यूरेशिया एवं दक्षिणी चिली। इसके बाद निम्न अक्षांश में देखें तो अमेजन बेसिन, इसके बाद उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और दक्षिणी अफ्रीका। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं कि विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन किन देशों में किया जाता है? तो विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन है वो न्यूजीलैंड में किया जाता है। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना है। इसके बाद है संयुक्त राज्य अमेरिका, विश्व में वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले देश हैं। इसके बाद न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, अर्जेंटीना है। इसके बाद आपका संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है जो विश्व के पशुधन पालन करने में प्रमुख क्षेत्र। इसके बाद ये उरुग्वे भी है जो कि आपके विश्व के वाणिज्य पशुपालन के क्षेत्रों देशों में किया जाता है। इसके बाद है स्थानांतरण कृषि, इसे कर्तन कृषि या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो स्थानांतरण कृषि, कर्तन कृषि या दहन कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो स्थानांतरण कृषि, कर्तन कृषि और दहन कृषि को क्यों कहा जाता है? तो स्थानांतरण कृषि को कर्तन दहन कृषि क्यों कहा जाता है? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। 1.5 नंबर में ये क्वेश्चन छप सकता है कि स्थानांतरण कृषि को कर्तन कृषि, दहन कृषि क्यों कहा जाता है? तो
उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में रहते हैं वो जो लोग होते हैं वो स्थानांतरण कृषि हेतु, जो स्थानांतरण कृषि है उस कृषि हेतु प्राकृतिक वनस्पति को काट दिया जाता है या उनको क्या किया कर दिया जाता है, जला दिया जाता है। यानी कि जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र है उन क्षेत्रों में क्या किया जाता है कि जो स्थानांतरण कृषि हेतु जो प्राकृतिक वनस्पति है, यानी कि जो प्राकृतिक वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, उनको क्या करते हैं, काट कर जला दिया जाता है। और जलाकर वहाँ पर जली हुई जो वनस्पति की राख है, यानी जली हुई जो आपका राख है, उस राख पर परत जो उर्वरक का कार्य करती है, यानी कि जो भी आपका पेड़ पौधे हैं वगैरह है जो काट कर उसकी जो राख होती है वो राख है वो उर्वरक का कार्य करती है। और उसी राख को, उस राख को स्थानांतरण कृषि को कर्तन दशा या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो उसी उर्वरक को वो इस प्रकार कृषि की जाती है और उसी उर्वरक को फैलाकर उस पर जो कृषि की जाती है जिसे हम स्थानांतरण कृषि, कर्तन कृषि या दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद है आदिकालीन निर्वाह। आदिकालीन निर्वाह कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किन किन नामों से जाना जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि को विश्व के विभिन्न भागों में किन किन नामों से जाना जाता है? तो आदिकालीन निर्वाह कृषि जो है, जो भारत के उत्तरी पूर्व में झूमिंग, भारत के उत्तरी पूर्वी भागों में क्या झूमिंग कहा जाता है, मध्य अमेरिका मैक्सिको में मिल्पा। यह आपका अब शब्द में क्वेश्चन पूछा गया था कि मध्य अमेरिका एवं मैक्सिको में किस नाम से जाना जाता है, मिल्पा के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है उत्तरी पूर्वी में इसे किस नाम से जाना जाता है, झूमिंग। ये याद रखना है, झूमिंग के नाम से जाना जाता है। मलेशिया एवं इंडोनेशिया में लद्दाख के नाम से जाना जाता है। श्रीलंका में चेना, म्यांमार में टोमिया, इसके बाद सूडान में नगासू के नाम से भी जाना जाता है, नगासू के नाम से जाना जाता है, ये याद रखना है। इसके बाद यहाँ पर पूछा मलेशिया एवं इंडोनेशिया, लद्दाख, श्रीलंका में चेना, म्यांमार में टोंगिया, सूडान में नगासू के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि पूछा गया है। तो गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकारों के नाम, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। यहाँ पर सिर्फ एक ही पॉइंट का जो है वो अंतर दिया गया है। यहाँ पर चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, यहाँ पर प्रधान है और यहाँ पर रहित है, तो यहाँ पर इसी का आपको बदलना है। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो ये आपका 5वां क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद 6ठा क्वेश्चन देखते हैं। तो 6ठा क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं। तो जिसने भी ये लाइव क्लास एंड तक देखी उन सभी का यह चैप्टर कंप्लीट होता है। साथ ही इसमें से आपका चैप्टर है वो फिर से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और इसी क्लास में आपको इस क्वेश्चन को भी याद करते जाना है। तो जिसने भी तैयारी को बेहतरीन किया होगा उनका जो रिज़ल्ट है वो बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा रहने वाला है। तो जिसने भी अच्छी तैयारी की होगी उनका अच्छे मार्क्स बनेंगे और ये जो क्वेश्चन है उसको याद करते रहना। तो यहाँ पर है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन कम लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक क्यों होता है? यानी कि जो प्रति व्यक्ति एकड़ उत्पादन है वो कम लेकिन जो प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो अधिक क्यों होता है? तो इस कृषि में प्रति एकड़ उत्पादन इसलिए कम होता है क्योंकि यह जो कृषि होती है यह कृषि कम उपजाऊ और अर्ध शुष्क प्रदेशों में प्रमुख रूप से की जाती है। यह जो कृषि है वो अर्ध शुष्क प्रदेशों में की जाती है और इस कारण से ऐसे क्षेत्र में जनसंख्या की दृष्टि से सघन बसे होते हैं। इसी कारण प्रति एकड़ उत्पादन कम होते हैं और प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक दर्ज होता है। तो इस प्रकार जो प्रति यहाँ पर पूछा विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि में प्रति जो एकड़ उत्पादन है वो कम लेकिन प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक क्यों होता है? तो ये इसका आंसर है। इसके बाद है 7वां क्वेश्चन, आदिकालीन मानव समाज। जो आदिकालीन मानव है, आदिकालीन मानव समाज जंगली पशुओं पर निर्भर था, कथन को स्पष्ट कीजिए। तो आदिकालीन जो मानव थे वो मानव समाज को पूर्णतः क्या करते थे, पशुओं पर निर्भर रहते थे। क्या करते थे, पशुओं को मारकर उनकी खाल को निकालकर उनका जो वस्त्र का जो निर्माण है वो करते थे। इसके द्वारा उनको मारकर उनका जो मांस है वो खाया जाता था और उनका जीवन का निर्वाह किया जाता था। तो यहाँ पर देख सकते हैं जो आदिकालीन मानव समाज है वो पूर्णतः पशुओं पर निर्भर इसलिए था क्योंकि इस काल में जो मानवीय विकास, जो प्रौद्योगिकी स्तर अत्यधिक निम्न था। यानी कि उस समय जो भी विकास था वो विकास प्रौद्योगिकी का स्तर था एवं मानव का जो विकास था वो उस समय वो अच्छा नहीं था। इसलिए वो अपनी न्यून ज्ञान क्षमता के कारण कृषि प्रक्रिया का विकास नहीं होने के कारण
जो कृषि प्रक्रिया यानी कि कृषि का विकास नहीं होने के कारण वो क्या करते थे, जंगली जानवरों को मारकर मानव का मुख्य भोजन जंगली पशुओं का कंदमूल फलों को जुड़ा था, जो कि साथ ही मानव की अपनी सुरक्षा हेतु भी कुछ पशुओं को पालतू बनाया जाता था। उनके सुरक्षा के लिए एवं एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन करने के लिए भी पशुओं का एवं जानवरों का उपयोग किया जाता है। इसके आवागमन में भी पशुओं का जो प्रधानता मिलती थी। मानव अपने विविध प्रकार के औजारों का जो निर्माण है वो पशुओं की हड्डियों से भी करता है। यानी कि मानव होता था वो पशुओं की जो हड्डी है उनसे क्या करते थे, पशुओं की हड्डियों से औजार का निर्माण है वो करते थे। तो ये आदिकालीन मानव समाज जो है कि पूर्णतः जंगली जानवरों पर क्या करता था, निर्भर था। तो इस कथन को स्पष्ट करना था, तो ये आपको आंसर बताना। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन आपका आंसर बताना है। इसके बाद संग्रहण की विशेषता बतानी है। जो संग्रहण है उसकी आपको क्या करनी है, यहाँ पर विशेषता को उल्लेख करना है। तो संग्रहण की मुख्यतः निम्न विशेषताएं हैं। तो यह कार्य, जो संग्रहण का कार्य है, यह कार्य शुष्क एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है। कौन सा कार्य है, जो संग्रहण का कार्य है वो शुष्क एवं जो ध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है। यह मानव की जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है, यानी कि मानव की जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं कौन कौन सी है वो हमने देखा था। तो मानव की प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रियाएं भोजन एवं आखेट है, भोजन संग्रहण एवं आखेट है। इस कार्य को आदिम समाज लोगों द्वारा किया जाता है। तो संग्रहण की मुख्य विशेषता क्या है, तो यह कार्य शुष्क एवं ध्रुवीय क्षेत्रों में किया जाता है। साथ ही यह मानव की जो प्राचीनतम ज्ञात आर्थिक क्रिया है इसमें आदिम समाज के लोगों द्वारा किया जाता है। संग्रहण का कार्य मुख्यतः भोजन आपूर्ति, निर्वहन एवं दृष्टिकोण से किया जाता है। तो ये संग्रहण की विशेषता है। तो इसको पॉइंट वाइज आपको लिखना है। आप पॉइंट वाइज अपने बोर्ड एग्जाम में प्रिपेयर करेंगे तो एग्जामिनर जो होता है उस पर अच्छा इफेक्ट पड़ेगा, और अच्छा इफेक्ट होने के कारण आपके जो मार्क्स है वो भी अच्छे आएंगे। और अच्छे से आपको बोर्ड एग्जाम में जो वर्क है वो करना है। अच्छे वर्क के कारण आपको जो एग्जामिनर है वो अच्छे मार्क्स जो है वो प्रिपेयर करेगा। तो इसके लिए आपको अभी से ये जो मैराथन क्लासें हैं, जितनी भी मैराथन क्लासें आ रही है उन सभी मैराथन क्लासों को देखना है। और इसी तरह इसमें जिस तरह आपका प्रिपरेशन किया है उसी तरह आपकी बोर्ड एग्जाम में करना है। और आपकी टॉपर्स की जो कॉपी है वो भी इसमें सॉल्यूशन करवाई जाएगी। तो अगली जो क्लास आएगी वो टॉपर की कॉपी आएगी। तो सभी को कमेंट सेक्शन में बताना है कि कितने स्टूडेंट्स को टॉपर्स की कॉपी का जो सॉल्यूशन है वो करवाना है। जितने भी ज़्यादा कमेंट आए उस पर हम जो है सॉल्यूशन कराएंगे कि किस विषय पर सॉल्यूशन करवाना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं अब लिखा हुआ है संग्रहण की विशेषता। संग्रहण की विशेषता देख ली। अब 9वां क्वेश्चन है कृषि क्या है। कृषि क्या है, तो कृषि को हम क्या कह सकते हैं। तो कृषि मृदा को जोतने, फसलें उगाने, पशुओं के पालन पोषण के विज्ञान एवं कला को कृषि कहा जाता है। यानी कि कृषि किसे कहते हैं, तो मृदा को जोतने, फसल को उगाने, पशुओं को पालन पोषण के विज्ञान कला को कृषि कहा जाता है। कृषि के प्रकार जो कि निम्न है, कौन कौन से हैं कृषि के प्रकार। निर्वाह कृषि पहला है, निर्वाह कृषि, आदिकालीन निर्वाह कृषि, गहन निर्वाह कृषि, रोपण कृषि, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि, मिश्रित कृषि, डेयरी कृषि, भूमध्य सागरीय कृषि। इसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं भूमध्य सागरीय कृषि, बाजार के लिए सब्जी खेती उद्यान कृषि। इसके बाद सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। ये है कृषि की, यहाँ पर कृषि के प्रकार। इसके बाद देखते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, तो यहाँ पर देख सकते हैं चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता। तो चावल निर्वाह गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जो प्रमुख विशेषता है वो निम्न है। तो यहाँ पर देख सकते चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल प्रमुख फसल होती है। कौन सी, गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि में चावल प्रमुख फसल होती है। इस प्रकार की जो कृषि है वो भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। यानी कि इस प्रकार की कृषि में भूमि का गहन उपयोग किया जाता है एवं इस प्रकार की कृषि में यंत्रों की तुलना में मानवीय श्रम का अधिक महत्व है। यानी कि मशीनों का प्रयोग कम होता है और मानवीय जो श्रम है, मानव का श्रम है, इसमें ज़्यादा लगता है। और इस प्रकार की कृषि में प्रति इकाई उत्पादन कम होता है। यहाँ पर पूछा गया कि इसमें प्रति इकाई उत्पादन अधिक होता है और प्रति कृषक उत्पादन कम, इकाई में उत्पादन ज़्यादा और प्रति कृषक उत्पादन कम होता है। तो इस प्रकार की कृषि में कृषक का पूरा परिवार कृषि कार्य में लगा रहता है।
यानी कि इस प्रकार की कृषि में जो कृषक का जो पूरा परिवार है वो इस कार्य में लगा रहता है। और इस कृषि में भूमि की जो उत्पादकता, उपजाऊपन को बनाए रखने के लिए पशुओं को गोबर को खाद व हरी खाद का उपयोग है वो किया जाता है। तो ये है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की विशेषता है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि की जो विशेषता है वो बताइए। तो ये आपका लघुत्तरात्मक दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन इसमें पूछ सकता है। दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन तो अथवा में आया तो अथवा में आप कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको नहीं आता है तो अथवा में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। मिश्रित कृषि क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिश्रित कृषि विश्व की कहाँ कहाँ की जाती है? जो मिश्रित कृषि है, पहले तो पूछा है मिश्रित कृषि क्या है, साथ ही वो कहाँ कहाँ की जाती है। तो यहाँ पर देखेंगे मिश्रित कृषि, यह कृषि एक प्रकार की फसलों को उगाया और पशुओं को पाला जाता है। मिश्रित कृषि यानी कि दो कृषि एक साथ की जाती है, फसलों को उगाया भी जाता है और पशुओं का पालन भी किया जाता है, जिसे हम मिश्रित कृषि कहा जाए। इस प्रकार की कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में मध्यम आकार के खेतों में आधुनिक पद्धति से की जाती है। यानी कि ये विकसित भागों में की जाती है एवं आधुनिक पद्धति के द्वारा की जाती है। इस कृषि के प्रमुख क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग, दक्षिणी महाद्वीप पे समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में स्थित क्षेत्र है। ये मिश्रित कृषि है। और मिश्रित कृषि विश्व में कहाँ की जाती है? तो ये बता दिए कि कहाँ कहाँ की जाती है। तो ये की जाती है, आपके प्रमुख क्षेत्र है वो उत्तरी पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग एवं दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण जो अक्षांश वाले भाग हैं उसमें ये कृषि है वो की जाती है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन है डेयरी कृषि। डेयरी कृषि क्या है? डेयरी कृषि, जो कि डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों में समीप क्यों किया जाता है? जो डेयरी कृषि है उसका कार्य यहाँ पर पूछा गया है। तो डेयरी कृषि है वो पर्याप्त पूंजी, आधुनिक यंत्र, गहन कृषि एवं आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं की सहायता से जो दुधारू पशु है उन पशुओं के व्यवसाय का स्तर दुग्ध उत्पादन करने वाले कार्य डेयरी कहा जाता है। तो यहाँ पर पूछा गया कि डेयरी कृषि पूछा गया। तो डेयरी कृषि पर्याप्त पूंजी, आधुनिक यंत्र, गहन कृषि एवं जो आधुनिक पशु स्वास्थ्य सेवाओं की जो सहायता से दुधारू पशुओं को व्यवसाय स्तर दुग्ध उत्पादन करने का कार्य डेयरी कृषि कहा जाता है। अब पूछा गया डेयरी कृषि कार्य का नगरीय एवं जो औद्योगिक क्षेत्रों के समीप क्यों किया जाता है? तो डेयरी कृषि का कार्य नगरीय एवं औद्योगिक क्षेत्रों के समीप इसलिए किया जाता है क्योंकि वहाँ पर ये क्षेत्र क्या होते हैं, ताज़ा दूध है उस अन्य डेयरी उत्पादों के अच्छे बाजार हैं वो होते हैं। एवं डेयरी कृषि उत्तरी पश्चिमी यूरोप, कनाडा, न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया एवं जो तस्मानिया क्षेत्र है उस क्षेत्र के प्रमुख रूप से की जाती है। ये जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में ये डेयरी कृषि है वो प्रमुख रूप से की जाती है। एवं है कारखाना कृषि। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, कारखाना कृषि क्या है एवं ये इसके प्रमुख लक्षण है। तो कारखाना कृषि यहाँ पर पूछा गया है। तो पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी जो अमेरिका है उन औद्योगिक क्षेत्रों में कारखाना कृषि की जाती है। कहाँ कहाँ किया जाता है? पश्चिमी यूरोप एवं उत्तरी अमेरिका। तो इस कृषि में गाय, बैल, कुक्कुटों को पाला जाता है। उन्हें बाड़ों में रखा जाता है तथा कारखानों से निर्मित चारा खिलाया जाता है एवं पशुओं की जो बीमारियों का ध्यान रखा जाता है। अन्य जो व्यापारिक कृषि पद्धतियों की भांति इस कृषि में भवन निर्माण, यंत्र खरीदे, प्रकाश एवं ताप की व्यवस्था एवं पशु चिकित्सा के लिए बहुत अधिक धन की आवश्यकता होती है। ये उत्तम नस्ल का चुनाव व प्रजनन की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग कुक्कुट व पशुपालन के प्रमुख लक्षण है। तो ये जो है वो कुक्कुट एवं पशुपालन के जो प्रमुख लक्षण है। तो ये कारखानी कृषि क्या है और उसके प्रमुख लक्षण है वो बताइए। तो यहाँ से ये जो है उसके प्रमुख लक्षण है और ये कारखानी कृषि किसे कहा जाता है ये पूछा गया। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन है खनन। खनन क्या है? खनन क्या है? तो यहाँ पर पूछा गया है कि खनन किसे कहते हैं? खनन क्या है वो खनन किसे कहा जाता है? तो 14वां क्वेश्चन है वो आपके खनन के रूप में पूछा गया है। तो कंप्लीट आपको लर्न करना है खनन। खनन क्या है? तो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक लिखिए। तो आपको खनन को प्रभावित करने वाले जो कारक है उसको बताना है। तो खनन पृथ्वी की से वाणिज्य दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़े आर्थिक क्रिया खनन कहा जाता है। यानी कि
खनन किसे कहते हैं? तो पृथ्वी से जो वाणिज्य दृष्टि से खनन क्या है, पहले तो ये क्वेश्चन है, खनन क्या है? तो खनन पृथ्वी से जो वाणिज्य दृष्टि से बहुमूल्य खनिजों की प्राप्ति से जुड़ी आर्थिक क्रिया को खनन कहा जाता है। तो खनन किसे कहते हैं? वाणिज्य दृष्टि से बहुमूल्य जो खनिज है, वो बहुमूल्य खनिज कहाँ मिलेंगे? धरती के अंदर से मिलेंगे। तो उनसे जुड़ी जो आर्थिक क्रिया है वो क्या कहलाती है? खनन कहलाती है। और खनन से जो खनिजों को, खनन से क्या होता है कि खनिजों से अयस्क के रूप में प्राप्त किया जाता है। जो खनन कार्य को प्रभावित करने वाले कारक, खनन कार्य लाभप्रदता इसके प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है, और उसको प्रभावित करने वाले कारक निम्नलिखित है। और यहाँ पर पूछा गया खनन क्या है? तो खनन की डेफिनेशन है वो ऊपर दिए रखी है। और खनन को प्रभावित करने वाले कारक, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, खनन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? तो ये पूछ सकता है कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक, बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि खनन को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। तो भौगोलिक कारक, जिनमें खनिजों निक्षेपों का आकार, श्रेणी तथा उपलब्धता की अवस्था को सम्मिलित किया जाता है। यानी यहाँ पर पूछा गया तो भौतिक कारक में खनिजों के निक्षेपों को आकार, श्रेणी तथा उपलब्धता की अवस्था में सम्मिलित किया जाता है। एवं आर्थिक कारक है, इसमें खनिज की मांग, वर्तमान तकनीकी ज्ञान का स्तर, इसका उपयोग कहाँ कहाँ किया जाए, इसका उपयोग आधारभूत अवरचना के विकास के लिए भी, उपलब्ध पूंजी तथा परिवहन एवं जो मानवीय श्रम पर लगने वाले व्यय को सम्मिलित किया जाता है। तो ये खनन को प्रभावित करने वाले कौन दो कारण है? भौतिक कारण एवं आर्थिक कारक। ये दो कारक हैं जो कि खनन को प्रभावित करते हैं। तो ये खनन को प्रभावित करने वाले कारक है। इसके बाद निबंधात्मक क्वेश्चन, निबंधात्मक क्वेश्चन आपके यहाँ पर बनते हैं। अब निबंधात्मक क्वेश्चन के लिए सभी को एक बार, सभी लाइव क्लास में जुड़े हुए हैं, निबंधात्मक क्वेश्चन की स्टार्टिंग होने वाली है, तो सभी लाइव क्लास में जुड़े हुए। निबंधात्मक क्वेश्चन आपके शॉर्ट क्वेश्चन है, छोटे क्वेश्चन 4-5 आपके निबंधात्मक क्वेश्चन है, इसमें से आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा। एवं लघुतरात्मक क्वेश्चन है, उनको याद कर लेना, लघुतरात्मक में से ही और अति लघुतरात्मक से ही आपका जो निबंधात्मक क्वेश्चन है वो बन जाएगा। इसमें ज़्यादा आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लघुतरात्मक और दीर्घोत्तरात्मक क्वेश्चन एवं अति लघुतरात्मक, ये 3 क्वेश्चन को मिलाकर आपको क्वेश्चन याद करने, जिससे आपके निबंधात्मक क्वेश्चन बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो पॉइंट वाइज आपको प्रिपरेशन करना है। किस वाइज? यहाँ पर आप देख सकते हैं कि निबंधात्मक प्रश्न में यहाँ पर देख सकते हैं कि पहला ही क्वेश्चन दे रखा है कि रोपण कृषि की मुख्य विशेषता व क्षेत्र लिखिए। तो किस तरह आपका पॉइंट वाइज जो प्रिपरेशन है वो किया है। तो रोपण कृषि की जो मुख्य विशेषता है वो निम्नलिखित है। पहला है, इसमें कृषि का क्षेत्र आकार बहुत बड़ा होता है। तो ये रोपण कृषि है, इसमें पॉइंट वाइज लिखा है, देख सकते हैं। पहला पॉइंट है, इसमें कृषि क्षेत्र का आकार है वो बहुत बड़ा होता है। साथ ही इसमें अधिक पूंजी निवेश एवं उच्च प्रबंधन तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इसमें क्या किया जाता है कि पूंजी निवेश एवं उच्च प्रबंधन एवं तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का जो है वो प्रयोग किया जाता है। तीसरा क्वेश्चन, यह एक फसली कृषि है। कैसी कृषि है? फसली कृषि है, जिसके कारण इसमें एक फसल के उत्पादन पर ही ध्यान दिया जाता है। ये कैसी कृषि है? फसली कृषि है, जिसमें एक ही उत्पादन पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है तथा इसमें श्रमिक मिल जाते हैं। श्रमिक क्या सस्ते मिल जाते हैं। इस पे 5वां पॉइंट है, विकसित यातायात के कारण फैक्ट्री बाजार आसानी से जुड़े रहते हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 5 पॉइंट आपको याद करने हैं रोपण कृषि के। तो रोपण कृषि की विशेषता एवं अब देखते हैं, ये विशेषता देख ली, 5 पॉइंट है, तो 5 पॉइंट को याद कर लेना, इसी क्लास में याद करते जाना है। तो इसके बाद है क्षेत्र। इसके बाद यहाँ पर 6वां पॉइंट है कि अनुकूल भौगोलिक दशाओं के कारण ढालों का उपयोग चाय बगाने हेतु की जाती है। इसके बाद 7वां है, ये प्रमुख क्षेत्र है। क्षेत्र देख सकते हैं, विश्व के विभिन्न देशों में रोपण फसलें उगाई जाती है, जैसे भारत, श्रीलंका में चाय, मलेशिया में रबड़। तीसरा है ब्राज़ील में कॉफ़ी, जिसे फैजेंडा भी कहा जाता है। इसके बाद दक्षिणी द्वीप समूह में गन्ना व केले। 5वां है गन्ना। यहाँ पर 5वां पूछा गया है, फिलीपींस में नारियल व गन्ना। 6वां है इंडोनेशिया में गन्ना। ये प्रमुख क्षेत्र है। अब एक गहन निर्वाह कृषि की विस्तृत विवेचना कीजिए। तो गहन निर्वाह कृषि में 2 आते हैं, चावल गहन निर्वाह कृषि। यहाँ पर एक बार पढ़ लेते हैं कि यहाँ पर पूछा गया है कि गहन निर्वाह कृषि, इस प्रकार की कृषि मानसूनी एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक होती है। यानी कि
इस प्रकार की जो कृषि है वो मानसूनी एशिया के उन क्षेत्रों में की जाती है जहाँ पर जनसंख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो, और इसमें खेतों का आकार है वो छोटा रहता है। खेतों का आकार है वो सबसे छोटा रहता है और इसमें खाद्यान्न फसलों को स्थानीय उपयोग के लिए उगाया जाता है। यानी इसमें जो खाद्यान्न फसलों को स्थानीय उपयोग के लिए उगाया जाता है। इसके बाद इस कृषि कार्य में किसान संपूर्ण परिवार लगा रहता है। इस कृषि कार्य में क्या किया जाता है, जो परिवार के जो संपूर्ण परिवार है, कृषक के संपूर्ण परिवार लगा रहता है। ये हमने देख लिया था। पांचवा है, इस कृषि में अधिक उत्पादन प्राप्त करने भूमि का गहन उपयोग किया जाता है। ये भी हमने पॉइंट देख लिया था। छठा है, इसमें मशीनों का उपयोग कम किया जाता है, ज़्यादा कार्य मानव श्रम से द्वारा ही करवाया जाता है। इसके बाद सातवां है कि सातवां इसमें पूछा गया है कि भूमि के उपजाऊ को बनाए रखने के लिए गोबर की खाद और हरी खाद का उपयोग है वो किया जाता है। कौन सी? गहन निर्वाह कृषि में। इसके बाद आठवां है, इस कृषि में प्रति इकाई हेक्टेयर उत्पादन अधिक होता है जबकि प्रति व्यक्ति उत्पादन है वो कम होता है। वो भी हमने देख लिया था। इसके बाद इस कृषि में पूंजी लागत कम होती है और पूंजी यानी कि पैसे की जो लागत है वो यहाँ पर कम होती है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, अब देखते हैं गहन निर्वाह कृषि में गहन निर्वाह कृषि। इसके बाद है गहन कृषि के दो प्रकार। इसमें पूछा गया है गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार। चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि। ये गहन निर्वाह की दो प्रकार पूछ सकते हैं। गहन निर्वाह कृषि के दो प्रकार बताइए। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। तो चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि देख सकते हो, चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जो कि हमने पहले लघुत्रात्मक में क्वेश्चन में देख लिया। एक बार फिर से देख लेते हैं कि चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि प्रमुख फसल चावल, अधिक पानी और सिंचाई की सुविधा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। क्षेत्र मानसून एशिया में समुद्र तटीय क्षेत्रों में ये चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि है वो की जाती है। अब है चावल रहित गहन निर्वाह कृषि, जो कि फसलें जिसमें गेहूँ, जौ, चना, बाजरा, सोयाबीन, चारा, ये कम पानी सिंचाई में कम सुविधा वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जो कृषि है वो उनका उत्पादन किया जाता है। क्षेत्र उत्तरी चीनी, मंचूरिया, उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान आ गया इसमें, एवं गेहूँ, जौ, सोयाबीन एवं चारा किया जाता है। एवं दूसरा यहाँ पर देख सकते हैं भारत के कहाँ पर किया जाता है। तो सिंधु गंगा के मैदान है कि पश्चिमी भागों में गेहूँ और जौ और चना है वो उगाया जाता है। इसके बाद भारत के जो दक्षिणी पश्चिमी शुष्क प्रदेश है उसको देखें तो उसमें आपका ज्वार आ गया, बाजरा आ गया, कपास, जो कि चावल रहित गहन निर्वाह कृषि के जो अंतर्गत है वो आते हैं। तो इस तरह ये आपका आप देखते हैं तीसरा क्वेश्चन यहाँ देख सकते हैं, विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र। विस्तृत वाणिज्य यहाँ पर पूछा गया है कि विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र एवं उपजे तथा प्रक्रिया को समझाइए। इसको आपको क्या करना है, पूरा समझाना है टॉपिक वाइज। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पहला ही दे रखा है कि इस क्षेत्र में, यह क्षेत्र है वो कृषि अधिकतर मध्य अक्षांशों के जो आंतरिक अर्धशुष्क प्रदेशों में घास के मैदानों में की जाती है। तो यहाँ जो कृषि योग्य जो विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं, कैसे क्षेत्र पाए जाते हैं, यहाँ पर कृषि योग्य विस्तृत क्षेत्र पाए जाते हैं, तो जिन्हें अलग अलग क्षेत्रों में कई नामों से जाना जाता है। तो विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि के क्षेत्र, उपजे एवं प्रक्रिया को समझाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यूरेशिया में स्टेपिज, उत्तरी अमेरिका में पेरिस, अर्जेंटीना में पंपास और दक्षिणी अफ्रीका में वेल्डस और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स के नाम से भी जाना जाता है तथा न्यूजीलैंड में कैडबरी के नाम से जाना जाता है विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि को। उपजे देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं प्रमुख उपजे, यहाँ पर प्रमुख फसल है वो गेहूँ है, अन्य फसलें मक्का है, जौ है, राई है, इसके बाद जई है। इसमें उर्वरकों का उपयोग है वो कम किया जाता है, यानी कि जो खाद्य पदार्थ है, खाद्य किया जाता है उनका उपयोग किया जाता है, उर्वरकों का जो उपयोग है वो कम किया जाता है। एवं एक ही फसल की प्रधानता होने के कारण फसल का जो परिवर्तन नहीं किया जाता। यहाँ पर क्या कहते हैं, एक ही फसल की जो प्रधानता है वो होती है तो उस पर जो है फसल का परिवर्तन नहीं किया जाता है। सिंचाई की सामान्यता नहीं की जाती है तथा फसल वर्षा भरोसे ही पैदा की जाती है। तो यहाँ पर सिंचाई की सामान्यता नहीं की जाती है, यहाँ फसल वर्षा के भरोसे ही की जाती है, यानी कि जब वर्षा होगी तभी इस फसल का जो है वो उत्पादन होता है, अदरवाइज आपका उत्पादन नहीं होता है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रक्रिया में देखें
तो इसमें खेतों का आकार है वो बहुत बड़ा होता है। खेत जोतने में, फसल काटने तथा सभी कार्य मशीनों द्वारा किए जाते हैं। उसमें आपके मशीनों द्वारा नहीं किए जाते, इसमें सभी कार्य क्या किए जाते हैं, मशीनों द्वारा किए जाते हैं। इसमें प्रति हेक्टेयर उत्पादन कम होता है, प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वो कम होता है, एवं प्रति व्यक्ति उत्पादन अधिक होता है, क्योंकि यहाँ पर जो जनसंख्या है वो कम होती है, इसलिए भूमि से अधिक उत्पादन प्राप्त करने में कम ध्यान दिया जाता है। इसके बाद जहाँ कृषि उत्पादों को भंडार करके रखा जाता है, जो कृषि उत्पादों को क्या किया जाता है, यहाँ पर भंडार के रूप में रखा जाता है, एवं अधिक मांग होने से ये बेचा जाता है। अधिक मांग होने पर ये क्या किया जाता था, बेचा जाता था। तो इसके बाद चौथा क्वेश्चन है, इसमें आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं, कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो कृषि करने वाले जो संगठन है, उस संगठन के आधार पर कृषि के प्रकारों को क्या करना है, आपको वर्गीकरण करना है। तो कृषि संगठन किसान का जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को जो अपना अधिकतर एवं उस पर कृषि में सहायक सरकारी नीतियाँ प्रभावित होता है। ये दो प्रकार होते हैं। कौन कौन से दो प्रकार होते हैं, सहकारी कृषि, दूसरा आपका यहाँ पर देख सकते हैं सहकारी संस्था, सहकारी कृषि, सहकारी संस्था, सहकारी कृषि। इसके बाद है सामूहिक कृषि, दो है सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। तो यहाँ पर पूछा गया कृषि करने वाले संगठन के आधार पर कृषि कार्यों के प्रकारों का वर्गीकरण कीजिए। तो कृषि के इसके जो है संगठन के आधार पर दो प्रकार है, सहकारी कृषि और सामूहिक कृषि। इसके बाद यहाँ पर देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं सहकारी कृषि में देखें तो जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए अपनी इच्छा से एक सहकारी क्या करता है, संस्था बनाकर कृषि कार्य करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सहकारी कृषि कहते हैं। तो इसमें व्यक्तिगत खेत हैं, उन खेत को, इसमें व्यक्तिगत खेत होते हैं, उन खेत के बरकरार रखते हुए सहकारी रूप में खेती की जाती है। तो ये बरकरार रहते हुए जो सरकारी रूप में खेती की जाती है। तो इसमें पहला पॉइंट हो गया, इस पॉइंट वाइज से आपको बताना कि जब किसानों का एक समूह अपनी कृषि से अधिक लाभ कमाने के लिए एक सहकारी संस्था बनाकर जो कृषि करता है, जिसे हम सहकारी कृषि के रूप में जानते हैं। इसके बाद सेकंड पॉइंट है, इसमें व्यक्तिगत खेत बरकरार रखते हुए सहकारी रूप में खेती की जाती है। इसके बाद देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं सहकारी संस्था किसानों के सभी रूप में सहायता करते हैं, जैसे कृषि कार्यों में जुड़ी सभी चीज़ें, खरीदना, फसल को उचित मूल्य पर बेचना, सस्ती दरों पर प्रोसेसिंग साधनों की व्यवस्था करना। चौथा है पश्चिमी यूरोप के डेनमार्क, नीदरलैंड, बेल्जियम, स्वीडन एवं इटली में सफलतापूर्वक चला। इसके बाद पांचवा है सबसे अधिक सफलता उसने डेनमार्क में मिली, जहाँ प्रत्येक किसान इसका सदस्य है। कहाँ, डेनमार्क, जो कि महत्वपूर्ण है। सामूहिक कृषि है, इसमें पहला पॉइंट देख सकते हैं, इस प्रकार की कृषि जो है सामूहिक कृषि, इस प्रकार की कृषि आधारभूत सिद्धांत यह होता है कि इसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व संपूर्ण कृषि का यह प्रकार सोवियत संघ से आरंभ हुआ था। यानी कि ये जो सामूहिक कृषि है, इसका जो आरंभ है वो सोवियत संघ से आरंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य था कृषि करने के पुराने तरीकों को बदलना एवं उत्पादन में वृद्धि करना, जिसे हम सामूहिक कृषि कहते हैं। सामूहिक कृषि का दूसरा पॉइंट यहाँ पर देख सकते हैं कि कृषि का यह जो प्रकार है, ये जो प्रकार है सोवियत संघ में प्रारंभ हुआ था, जिसका उद्देश्य कृषि करने वाले के पुराने तरीकों को बदलना एवं उत्पादन वृद्धि करना। एवं तीसरा पॉइंट है, इस सामूहिक कृषि को सोवियत संघ में कोलखोज के नाम से जाना जाता है। सामूहिक कृषि को किस नाम से जाना जाता है, कोलखोज के नाम से जाना जाता है। इसमें सभी किसान अपने संसाधन जैसे भूमि, पशुधन, श्रम को मिलाकर कार्य करते थे, जिससे पांचवा है, ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि का छोटा सा भाग अधिकार में भी रखते थे। ये अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए क्या करते थे, भूमि का छोटा सा भाग अपने अधिकार में रखते थे। यह चलवासी पशुचारण एवं वाणिज्य पशुचारण, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलवासी पशुचारण, वाणिज्य पशुधन पालन में 3 अंतर लिखिए। 3 अंतर आपको बताने हैं। तो पहला है चलवासी पशुचारण, जिसमें पशुचारण जीवन निर्वाह का प्राचीन व्यवसाय रहा। कैसा व्यवसाय रहा, तो प्राचीन व्यवसाय है वो रहा है।
तो दूसरा है, यहाँ पर देख सकते हैं इस प्रकार के जो पशुचारण में अनेक प्रकार की पशुओं को पाला जाता है। तो इस प्रकार के जो पशुचारण है उसमें चलवासी पशुचारण में क्या किया जाता है कि अनेक पशुओं को पाला जाता है एवं चलवासी पशुचारणों से जुड़े लोग चारे तथा जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर क्या करते हैं, प्रवास करते हैं। इसके बाद है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन, चलिए अब सेकंड पॉइंट है वाणिज्य पशुधन पालन, जो कि अंतिम पॉइंट है। तो इस क्लास हमारी समाप्त होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए वाणिज्य पशुधन पालन। तो वाणिज्य पशुधन पालन चलवासी पशुचारणों की तुलना से अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान व्यवसाय। सेकंड है वाणिज्य पशुधन पालन में केवल एक ही प्रकार की जो पशु है वो पाले जाते हैं। तो इस प्रकार की जो वाणिज्य पशुधन पालन में एक ही प्रकार के जो पशु है वो पाले जाते हैं। इसमें बात करें वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले एक निश्चित स्थान फार्म, यानी कि जो पशुओं को पाला करते हैं। तो एक वाणिज्य पशुधन पालन करने वाले जो लोग हैं वो निश्चित स्थान यानी कि फार्म बनाकर पशुओं का क्या करते हैं, पालन पोषण करते हैं। और वैज्ञानिक विधियों का इसमें क्या किया जाता है, पूंजी प्रधान व्यवसाय और वैज्ञानिक विधियों का यहाँ इसमें ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हमारी जो ये महामैराथन क्लास है वो हमारी समाप्त हो जाती है। तो जिसने भी मैराथन क्लास को कंप्लीट देखा है, जिसने भी मैराथन क्लास को कंप्लीट देखा है, उनका ये चैप्टर जो प्राथमिक क्रिया वाला चैप्टर है वो आपकी बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट था। और जिसने भी ये चैप्टर कंप्लीट देखा है उनका यहाँ पर ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। अब हम सेकंड मैराथन क्लास में द्वितीय क्रियाएं को दिखेंगे। तो कंप्लीट जिसने भी नहीं देखा है तो इस लाइव क्लास को फिर से देख ले, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। वहाँ पर क्लास 12 ज्योग्राफी मैराथन क्लासेस यू करके जो प्लेलिस्ट है वो बनी हुई है, तो वहाँ पे जाके भी आप देख सकते हैं। और अन्य जो मैराथन क्लासेस के लिए आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एवं वीडियो को लाइक कर लेना, जिससे आने वाली अन्य वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो आज के लाइव क्लास में बस इतना ही। सभी को गुड इवनिंग, थैंक यू।